Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 6th January 2025. Let's start from our first question. So our first question is, consider the following statement. How many of the above are the potentially cause of the cancer caused by alcohol consumption? देखो पूछ रहा है आपको कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो आपका कैंसर काउज जो अल्कोहल कंजप्शन के कारण होता है, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट डैमेज होती है, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है आपका डीएनए डैमेज, कि डीएनए को डैमेज कर देता है। सेकंड कहता है आपका ऑक्सीडेशन एंड इन्फ्लामेशन डैमेज। ओके, थर्ड वन कहता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ओके, तो इनमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ। देखो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, ऑल थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल द अबव द करेक्ट। ओके, इन सारे पार्ट्स को जब डैमेज करता है जब हम अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले मैं बता दूं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग इथनिक ग्रुप्स। ठीक है, हाउ मेनी अबव ग्रुप्स आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। पूछ रहा है कि इसमें से कौन से इथनिक ग्रुप्स हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज मोनपास, सेकेंड वन इज सेरदुकपेन, और थर्ड वन इज खमपटीज, फोर्थ वन इज सिंगफोज। ठीक है, तो इसमें से आपके कौन कौन से हैं जो आपको अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं इथनिक ग्रुप्स, वो आपको बताना है। तो प्लीज़ बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल फोर। ओके, ये चारों हैं, ये चारों आपको आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, सारे इतने ग्रुप्स। अब देखो बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत नंबर ऑफ स्मॉल इथनिक ग्रुप्स कम्युनिटी के लिए मतलब फेमस है, मशहूर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका है ये देखिए, जो हमने लास्ट प्रैक्टिस किया अरुणाचल प्रदेश में जो आपका खम्पतीज और सिंगफो जो पाया जाता है वो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो कि आपको बुद्धिज़्म को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर। ठीक है, ऑल फोर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवियन फ्लू। ठीक है, एवियन फ्लू के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए है बहुत इंपॉर्टेंट कि अभी रिसेंटली में क्या देखने को मिला है कि जू में बर्ड फ्लू देखने को मिला है। ठीक है, बहुत सारे कह सकते हो कि जानवरों को बर्ड फ्लू देखने को मिला, जिसमें ये हमने पाया है कि एक लियोपर्ड और एक टाइगर की मौत हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका आपको बताना होगा कि इसमें से एवियन फ्लू को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज काउज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। सेकेंड वन इज, इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्ड फ्लू एंड इज लिमिटेड टू द बर्ड एंड देयर एग्स। ये बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है और लिमिटेड है बर्ड्स और उसके अंडे तक। ठीक है, थर्ड वन इज, H5N1 इज द मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ बर्ड फ्लू। H5N1 इज द मोस्ट कॉमन सब टाइप, बर्ड फ्लू का सबसे कॉमन ही सब टाइप है क्या H5N1। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड आर द करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग। ओके, रॉन्ग कैसे है? तो देखो जो बात करता है हमारा जब ब्लड फ्लू के बारे में, ठीक है, ये लिमिटेड टू बर्ड्स एंड देयर एग्स नहीं है। ठीक है, ये ह्यूमंस में भी होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को भी में स्प्रेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करते हैं। देखो कैसे। ठीक है, हो सकता है कि कैसे इफेक्ट करते हैं देख लो। तो देखो हो सकता है कि कोई जानवर है, ठीक है, कोई एनिमल्स हैं जो इफेक्टेड हैं। ठीक है, कोई एनिमल्स है जो इफेक्टेड है बर्ड फ्लू से। ठीक है, और उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो ऑफकोर्स उस पर्सन को भी इफेक्ट होगा उस बीमारी का। ठीक है, ठीक है, ये तो इसलिए कहते हैं कि ये लिमिटेड बर्ड और एक पे नहीं है, ये लिमिटेड ऐसा नहीं है, ये पर्सन टू को भी हो सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन होना बहुत रेयर होता है। ठीक है, कि एक किसी पर्सन को हो गया फिर दूसरे पर्सन को हो, ऐसा रेयर देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल्स टू पर्सन पॉसिबल है, अभी तक देखने को मिला है। ओके, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका दो ही स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जिसके अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, विच ऑफ द अबव सेक्टर आर कवर्ड अंडर द वेरियस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम के अंडर कौन कौन से सेक्टर आते हैं वो आपको बताना है। पहला कहता है आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सेकंड वन इज रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड वन इज टेक्सटाइल अपैरल कपड़े, फोर्थ वन इज टेलीकॉम। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो आपका पीएलआई स्कीम से लिंक है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाल ही में लिंक स्कीम चर्चा में था, ठीक है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, ऑल द अबव आर करेक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे पीएलआई स्कीम से लिंक है, ठीक है। ये आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है उसके में सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो आपके करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the last question of this session. The Presidential Order of Freedom is the highest civilian award. ये प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कौन से कंट्री की उसकी बात कर रहा है। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन में है वो आपका रशिया है, बी यूएसए, थर्ड चाइना और आपका फोर्थ फ्रांस। तो बताओ कौन सा कंट्री का है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, बताओ। देखो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो यूएसए का है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, ठीक है। याद रखिएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है वो यूएसए का है, ठीक है। और आपको पता होगा अभी हाल ही में यूएसए का में इलेक्शन हुआ है जिसमें हमारे डोनाल्ड ट्रंप वापस से रिलेक्ट होके आए हैं और प्रेसिडेंट बने, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से आते हैं वो बताना है, ठीक है, बताओ। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 7th January 2025. Let's start from our first question. So our first question is, consider the following statement regarding human metapneumovirus। देखो HMPV वायरस जो चाइना में अभी देखने को मिल रहा है कि चाइना से एक और वायरस स्प्रेड हुई है HMPV, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। अभी रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया में भी कुछ केसेस देखे गए हैं कर्नाटक के साइड में। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ अ डीएनए वायरस विथ हाई पोटेंशियल फॉर म्यूटेशन। ये एक डीएनए वायरस है जो कि हाई पोटेंशियल फॉर म्यूटेशन के लिए इसको बहुत ही हाई पोटेंशियल चाहिए। ओके, सेकेंड वन, इट वॉज द फर्स्ट आइडेंटिफाई इन चाइना आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ SRS कोविड सेकेंड दैट काउस्ड कोविड-19 पैंडेमिक। ये कह रहा है कि ये पहली बार चाइना में ही देखा गया था आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ SRS कोविड-2, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखो दोनों स्टेटमेंट गलत ऐसे है क्योंकि ये जो डीएनए वायरस कह रहा है ये डीएनए वायरस नहीं है, ये आपका आरएनए वायरस होता है बेसिकली, ठीक है। ये आपका आरएनए वायरस होता है। और ये जो कह रहा है कि फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफाई की गई है चाइना में आफ्टर द कोविड के बाद देखने को मिला है, ठीक, ऐसा नहीं है। ये पहली बार 2001 में पाया गया था आपका HMP वायरस, ठीक है। उसके बाद अभी स्प्रेड हुआ है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट का ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका डी होगा, नाइदर वन नाइदर टू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, consider the following statement regarding space docking। स्पेस डॉकिंग जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, स्पेस डॉकिंग आज ही के न्यूज़पेपर में था। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो बताओ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ओनली हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो अभी बात कर रहा हूँ ओनली 4 कंट्री, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 कंट्री के पास ही अभी स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी है। उसमें से पहली कंट्री आपका यूएसए है, दूसरी आपकी चाइना है, ठीक है, तीसरा आपका बात कर लिया जाए जो कि रशिया है, ठीक है, ठीक। और उम्मीद की जा रही है कि भारत चौथी कंट्री बनने वाली है सक्सेसफुली, अगर भारत स्पेस डॉक कैपेबिलिटी को
प्राप्त कर लेता है तो, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा और उसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The third question is consider the following statement regarding Indus Valley Civilization and its script. इंडियन वैली सिविलाइजेशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। रिसेंटली देखो अभी न्यूज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर जी हैं M.K. स्टालिन साहब, वो वहाँ एक कह सकते हो आप कि वहाँ एक 100 साल होने पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 100 साल होने पे जॉन मार्शल का स्टैचू बना रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द स्क्रिप्ट इज मोस्टली फाउंड ऑन सील, पोट्री एंड अदर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ स्टोन एंड क्ले। उसके जो भी स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो मोस्टली सील में, पॉटरी में और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पत्थरों से बनी हुई है या क्ले से बनी हुई है उसमें पाए गए हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है द स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ सिंबल दैट आर पिक्टोग्राफिक एंड हैव नॉट बी डेफिनेटिवली लिंक्ड टू एनी नोन लैंग्वेज। मतलब किसी और लैंग्वेज में अभी तक नहीं देखने को मिला है, यही अभी सिम्बॉलिक ही देखने को मिला है जिसमें कोई पिक्टोग्राफ है, ठीक है, और कोई लैंग्वेज ऐसा हो बेसिकली वैसा अभी तक नहीं पाया गया है। ओके, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसके रिगार्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ 1 and 2। ओके, दोनों बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम जो इंडिया में है आपके जजेस को लेकर के नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है, यानी कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। जो सही नहीं है वो बताइएगा आप, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आपका द कॉलेजियम सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द कंट्री। कॉलेजियम सिस्टम से केवल और केवल ट्रांसफ़र होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जुडिशरी, ठीक है। कहता है कि 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो इसीलिए हुआ था, उसी में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलेजियम सिस्टम, जिससे आपका कह सकते हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा जाए और स्वतंत्र रखा जाए। ओके, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट है। ओके, चलो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। ओके, कैसे रॉन्ग है सर? तो देखो बात करता है हमारा क्या कि जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 44 अमेंडमेंट के अनुसार नहीं। ओके, ये 3 जजेस केस हुई थी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, उस टाइम पे ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। 3 जजेस केस हुई थी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये जो 3 जजेस केस थी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, तब ये कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था, ना कि 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत सही है, दूसरा गलत है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 8 January 2025. Let's start from our first question. So our first question is consider the following statement regarding gross domestic product GDP। पूछता है ये कि GDP के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉमिनल GDP इज मेजर्ड यूजिंग करेंट प्राइजेज while real GDP is adjusted for the changes in the prices level टू रिफ्लेक्ट द कांस्टेंट प्राइस। देखो नॉमिनल जो GDP है उसकी बात कर रहा है कि नॉमिनल GDP जो मेज़र की जाती है वो बिल्कुल करंट प्राइस के बेस पे मेज़र की जाती है, लेकिन जो रियल GDP है वो
करेंट प्राइसेस के नहीं, उसके प्राइसेस जो चेंज होते हैं उसके रिफ्लेक्ट को दिखाता है, जो कांस्टेंट प्राइस जब चेंज होते हैं तब। ठीक, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज रियल जीडीपी प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट डज नॉट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। देखो जो रियल जीडीपी है ना वो एक्यूरेट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक, तो बताओ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है। सो बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए ऑप्शन। ओके, स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जो रियल जीडीपी है वो मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाता है, बल्कि वो बेस ईयर का प्राइस दिखाता है, बेस ईयर का प्राइस शो करता है वहाँ से। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऑप्शन आपका ए ओनली वन स्टेटमेंट सही होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अभी इसलिए आया है क्योंकि अभी देखो रिसेंट में क्या है, दिल्ली में इलेक्शन है। ठीक है, दिल्ली में इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है, डेट अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, क्योंकि दिल्ली जो हमारा है वो कैपिटल है। ठीक है, और वो यूटी में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। आपका कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनुच्छेद 324 के तहत ये संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन टू द लोकसभा राज्यसभा, वेयर एज स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ अ स्टेट असेंबली। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है उसका काम है सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के चुनाव को करवाना। ठीक है, जिम्मेदारी से। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो स्टेट के जो असेंबली जो विधानसभा होती है वहाँ के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, हम अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो हमारे, उनको हम अगर रिमूव कर सकते हैं तो उसी वे प्रोसेस में करेंगे जिस मैनर में हम सुप्रीम कोर्ट के जज को करते हैं। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग जस्ट बिकॉज की स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया इज कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑल्सो, स्टेट असेंबली ऑल्सो। ओके, राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट असेंबली ऑल्सो, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो ये सारे जो हैं ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है जो आपके इलेक्शन होते हैं जो स्टेट के अंडर आते हैं, जैसे पंचायत का चुनाव हो गया, पंचायती इलेक्शन हो गया, म्यूनसिपल इलेक्शन हो गया, एमसीडी जो वगैरह के चुनाव होते हैं उनका हो गया। तो ये सारे आपका कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ओनली। ओके, टू ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड वन इज रॉन्ग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसेंटली लॉन्च भारत पोल पोर्टल। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ये भारत पोल पोर्टल जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है।
तो इसका जो प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, प्राथमिक जो इसका उद्देश्य है लॉन्च करने का, ये क्या है, ये आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द सिटीजन टू रिपोर्ट लोकल क्राइम। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म देगा, प्रोवाइड करेगा लोगों को कि आप लोकल क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। नाउ द बी स्टेटमेंट इज टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल एंड देयर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। आप एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कन्विक्टेड क्रिमिनल को, ठीक है, जो दोषी है, जिसको मतलब दोषी साबित हो चुका है, ठीक है, उसको उसका आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द सी स्टेटमेंट इज टू ट्रेन द पुलिस ऑफिसर अक्रॉस द इंडिया इन द लेटेस्ट फॉरेंसिक टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। हमारे जो पुलिस बल हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट फॉरेंसिक टेक्निक और टेक्नोलॉजी से हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, ये आपका सी स्टेटमेंट कहता है। नाउ द डी स्टेटमेंट इज टू असिस्टेंस द रियल टाइम अगेंस्ट एक्शन ट्रांजिशनल क्राइम वाया इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। हम असिस्टेंट कर सकते हैं रियल टाइम जो भी क्राइम होता है उसको असिस्टेंट कर सकते हैं बाय इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो आपको बताना है भारत पोर्टल को लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भारत पोर्टल लेकर के, ठीक है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, ये आपका ऑप्शन करेक्ट डी होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो भारत पोर्टल है ये आपका क्या करेगा, रियल टाइम एक्शन लेगा अगेंस्ट द ट्रांजिशनल क्राइम्स, ठीक है, और किसकी मदद से, इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन की मदद से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भारत पोर्टल की, ठीक है। तो भारत पोल जो है वो पहले तो ब्रॉडकास्ट कह सकते हैं, रियल टाइम एक्शन अगेंस्ट ट्रांजिशनल क्राइम्स लेगा, ठीक है, किसकी मदद से, तो कह सकते हैं इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन को लेकर के, ठीक है। और ये जो इसकी डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो ये CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा डेवलप किया गया भारत पोर्टल, ठीक है, जो कि अलाउ करता है आपका स्टेट और सेंट्रल एजेंसी को, जो कि ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कोई भी क्राइम होता है उसको, ठीक है, और जल्दी से इन्वेस्टिगेट करके हम रिपोर्ट प्रूफ कर सकते हैं और या केस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसका स्टेटमेंट जो आपका सही हो जाएगा आंसर वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 9th January 2025. Okay, now start from our first question. So our first question is, consider the following. How many above the are Indian इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। देखो रिसेंटली अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। न्यूज़ ये भी देखने को मिला है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक क्लैश हुआ है, ठीक है, अटैक बेसिकली कह सकते हैं, वो देखने को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान में है, चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कहता है सलमा डैम, सेकेंड वन इज चबहार पोर्ट, थर्ड वन इज जरान दिलराम हाईवे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा है जो हमारा प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में है वो आपको बताना है। तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका ओनली 2 कौन कौन सा होगा, फर्स्ट वन सलमा डैम और सेकेंड वन जरान दिलराम हाईवे, ठीक है। ये दोनों हमारा प्रोजेक्ट जो है इंडिया का प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान में है, ठीक है। चबहार पोर्ट नहीं होगा क्योंकि चबहार पोर्ट हमारा अफगानिस्तान में नहीं, आपका ईरान में है, ठीक है। कहाँ है? ईरान में है चबहार पोर्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं सलमा डैम और जरान दिलराम हाईवे की, ठीक है। देखो ये जो बात करता है, हाँ, ये जो बात करता है आपका सलमा डैम देखो क्या कह रहा है कि 42 मेगावाट डैम बनाई गई थी हेरात प्रोविंस में, ठीक है। ये हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट की गई थी बहुत सारे इनॉग्रेट और ऑर्ड्स को लेकर के, जो 2016 में कंप्लीट की गई थी, ठीक है। अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है सलमा डैम को, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम सलमा डैम को कहा जाता है, जो कि 2016 में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं जराम दिलराम हाईवे की। जरान दिलराम हाईवे जो है वो 218 किलोमीटर का हाईवे है, ठीक है, जो कि बिल्ड किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, बीआरओ जो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा दिलराम हाईवे बनाया गया। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है चबहार पोर्ट अफगानिस्तान में नहीं ईरान में है, तो ये आपका नहीं होगा। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और थर्ड सही होगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is consider the following regarding the Unlawful Activity Prevention Act UAPA जिसको कहते हैं। Unlawful Activities Prevention Act जो है हमारा है UAPA, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। So our first statement is the act allow for the detention without a charge sheet for a maximum period of 90 days। ठीक है, हम किसी को डिटेन कर सकते हैं बिना किसी चार्जशीट के, मतलब किसी को अरेस्ट कर सकते हैं इस पर्पज से कि उसका इन्वॉल्व मतलब कुछ अगर उसको डिटेन करने का पर्पस ये होता है ना कि क्राइम करने से पहले कि उसको शक के बेस पे संदेह के आधार पे हम उसको डिटेन कर सकते हैं। तो वो डिटेन हम मैक्सिमम कितने पीरियड तक कर सकते हैं? 90 डेज की बात कर रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है, और मैक्सिमम कर सकते हैं विदाउट अ चार्जशीट। ओके, ये नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज under the UAPA, both Indian citizen and foreign national can be charged for offense committed within or outside India। ठीक है, कह रहा है अंडर द UAPA एक्ट के अंदर हम इंडियन सिटीजन और फॉरेन नेशनल को दोनों को हम ऑफेंस कर सकते हैं, मतलब चार्ज सज़ा सुना सकते हैं विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो आपको बताना है। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। So our correct option is B, सेकेंड ओनली। ओके, सेकेंड ओनली क्या होगा आपका? फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकेंड आपका सही होगा। फर्स्ट क्या कहता है? 90 डेज के लिए हम नहीं डिटेन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो हमारा है विदाउट चार्जशीट हम 180 डेज, यानी अप्रॉक्स 6 मंथ 180 डेज, और 6 महीने की बात कर ली जाए, हम इतने दिनों तक हम इसको अरेस्ट करके रख सकते हैं। हाँ, तो हम इतने दिनों तक इनको अरेस्ट करके रख सकते हैं। ओके, 180 डेज तक। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम बहुत ही फेमस डैम है इंडिया का। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। देखो, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है दिस डैम इज सिचुएटेड ऑन पेरियार रिवर। पेरियार रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में ये डैम है। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा ये देखने को। तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर के पास है, लेकिन जो ये जो लोकेटेड है तमिलनाडु में नहीं लोकेटेड है। ये जो लोकेटेड है बालक, ये आपका केरल में लोकेटेड है मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु में नहीं केरल में लोकेटेड है, बट ये जो रेगुलेट होती है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इसका जो रेगुलेशन होती है मुल्ला पेरियार डैम का तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर होता है, बट ये सिचुएटेड है केरला में। ओके, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ओनली। केवल फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 10th January 2025। Okay, let's start from our first question. So our first question is World Economic Situation and Prospect WESP report is published by। देखो रिसेंटली अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट का रिपोर्ट आया है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ऑप्शन 1 कहता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको IMF कहते हो।
बी कहता है यूनाइटेड नेशन, सी कहता है वर्ल्ड बैंक, डी कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बताओ इसमें से कौन सा है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। यूनाइटेड नेशन पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये पब्लिश होता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट की। तो देखो ये रिपोर्ट जो होता है ना, ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, ये आपका एनुअली पब्लिश होता है रिपोर्ट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश होता है साल में। उसके बाद ये बात करता है कि ये इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है रिपोर्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्रेजेंट करता है ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द अपकमिंग ईयर्स, ठीक है, जो आने वाले सालों होते हैं उसमें, ठीक है, उसमें। और ये साथ साथ क्या करता है, ये एक्सेलरेट करता है प्रोग्रेस टूवर्ड्स द SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटेलाइट SDX-01 जिसको चेसर कह रहे हैं और SDX-02 जिसको टारगेट कह रहे हैं, आर द टू कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इसरो प्रोग्राम। ये दोनों जो हैं इसरो के कौन से कंपोनेंट के जो मिशन चल रही है उसके प्रोग्राम से ये एसोसिएट करते हैं, ओके। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कहता है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट असेसमेंट, बी कहता है गगनयान मिशन, C1 स्पैटेक्स, D1 IRNSS। तो इसमें से कौन है जो चेजर और टारगेट कंपोनेंट रिलेटेड है, ओके, बताओ। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। स्पैटेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, स्पैटेक्स से रिलेटेड है ये दोनों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पैटेक्स है कैसा। तो देखो स्पैटेक्स जो बात कर रही है, ये जो है मिशन, ये डेवलप करता है आपका बेसिकली, ये जो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है आपका कि ये क्या करता है कि टेक्नोलॉजी को है आपको हाँ, तो ये क्या करेगा, बेसिकली टेक्नोलॉजी को डॉकिंग और अनडॉक करेगा टू स्मॉल स्पेस एयरक्राफ्ट, ठीक है, जिसका आपको SDX-01 और SDX-02 चेजर और टारगेट का नाम दिया गया, ठीक है, जो कि लोअर अर्थ और सर्कुलर ऑर्बिट में होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक, सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड आपको हाल ही में दिया गया है, ठीक है, और आपको ये बताना है कि प्रवासी दिवस जो मनाते हैं किन की जयंती पे मनाते हैं, किन के जन्म दिवस के अवसर पे हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। आप लोग को ये बताना है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और आप लोग को ये बताना होगा साथ में कि अभी जो प्रवासी दिवस मनाया गया है वो भुवनेश्वर में मनाया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा कि वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्गेनाइज किया था और उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था प्रवासी दिवस भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, 2025 में मनाया गया वहाँ, ठीक है। लोग कम टू द क्वेश्चन। सो तो प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज हाईएस्ट ऑनर कंपेयर टू ओवरसीज इंडियन। ये बहुत कह सकते हो, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड जो है ये हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड है ओवरसीज इंडियन को, वैसे इंडियंस जो बाहर रहते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द अवार्ड आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द एनुअल प्रवासी दिवस कन्वेंशन, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है ये हर साल आपको क्या कर रहा है, प्रवासी दिवस के कन्वेंशन पे ये दिया जाता है, प्रवासी दिवस के अवसर पे ये दिया जाता है, ओके। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली, ओके। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है, तो देखो बात करता है जो अवार्ड है वो एनुअली नहीं होता है, वो 2 साल में होता है, ओके, 2 साल में होता है, 2 साल के गैप पर होता है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है याद रखिएगा, ये अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जो अवार्ड है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक, प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड दिया जाता है और 2 साल पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ओनली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जाइए, आपको चैनल के अबाउट में तो मिलेगा ही। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, इनमें से कौन सा है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, आपका फर्स्ट कहता है अजरबैजान, सेकंड किर्गिस्तान, थर्ड कहता है तजिकिस्तान, फोर्थ वन तुर्कमेनिस्तान, और फिफ्थ कहता है उज्बेकिस्तान। तो बताओ इसमें से कौन है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा आपका 3, 4, 5। ठीक है, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये आपके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको मैप में। देखो जो ये मैप है हमारा, इसमें देखो ये हमारा अफगानिस्तान है। ठीक है, ये अफगानिस्तान है, इसके बाद यहाँ क्या करता है, ये इसके साइड में देखो पाकिस्तान है, यहाँ तजिकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ये सारे बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, आपका अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 11th January 2025। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द मेरा युवा भारत, जिसको आप कहते हैं माई भारत। ठीक है, द मेरा युवा भारत। ठीक है, क्या है, मेरा युवा भारत, जिसको माई भारत भी कहते हैं। इसको लेकर के कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जो मेरा युवा भारत है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द इनिशिएटिव इनकरेज द यूथ टू पार्टिसिपेट इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये इनकरेज करता है यूथ को कि आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट माई भारत इज़ अ नेशन वाइड इनिशिएटिव टू फोकसिंग ऑन अर्बन यूथ एक्सक्लूसिवली। ठीक है, ये जो माई भारत स्कीम है ये आपको नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो कि स्पेशली फोकस करता है किस पे, अर्बन यूथ को, जो शहरों में युवा लोग रह रहे हैं ना उसको फोकस करता है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है। थर्ड स्टेटमेंट, इट एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शो केस, इट एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शो केस देयर क्रिएटिव एंड इनोवेशन। ठीक है, इनका इस गेम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है आपका, कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। ठीक है, यूथ को, युवा लोगों के लिए जो अपनी क्रिएटिविटी और अपना इनोवेशन दिखा सके। ठीक है, उनको एक मौका मिल सके, उनका एक प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक है, फोर्थ कहता है इट इंक्लूड प्रोग्राम रिलेटेड टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर की बात करें। ठीक है, ये सब इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये माई भारत जो इनिशिएटिव है मेरा युवा भारत, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा बताओ, उसके रिगार्डिंग जो भी ऑप्शन होगा आपको बताना होगा। बताओ, देखो तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली 3। ओके, केवल तीन स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से, तो स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट थर्ड एंड स्टेटमेंट फोर्थ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत कैसे है, ये जो बात कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि ये जो माई भारत नेशन वाइड स्कीम जो फोकस कर रहा है अर्बन यूथ को नहीं, अर्बन रूरल दोनों को फोकस करता है ये स्कीम। ठीक है, अर्बन प्लस रूरल को भी। ठीक है, दोनों को ये फोकस करता है स्कीम माई भारत। तो याद रखिएगा ये सिर्फ अर्बन के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो चैनल के अबाउट में तो मिलेगा ही। ठीक है, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मगध ISPCS, वहाँ तो मिल जाएगा। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया। डीलिमिटेशन कमीशन जो इंडिया में है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज
द डिलिमिटेशन कमीशन रोल इज टू रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, ये जो डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका रोल क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, कि आपको रीडिफाइन करेगा कोई भी बाउंड्री, कहाँ आपको बाउंड्री ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, विधान जो भी क्षेत्र होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, जैसे विधानसभा किसी पर्टिकुलर विधानसभा के क्षेत्र, किसी लोकसभा के पर्टिकुलर क्षेत्र, उसके बाउंड्री डिफाइन करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ कितना कितना हो सकता है उसको। ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द कमीशन कैन चेंज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एनी स्टेट। कमीशन के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि ये अपना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी किसी भी स्टेट में बदल सकता है। ठीक है, चेंज कर सकता है। थर्ड कहता है द डिलिमिटेशन कमीशन वॉज लास्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2002। डिलिमिटेशन कमीशन जो है लास्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपका 2002 में। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली 2। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड आपका करेक्ट होगा, स्टेटमेंट सेकंड आपका रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा, तो देखो जो ये कमीशन है ये चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी को किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो वो कैसे चेंज कर सकता है, पहला ये डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। ठीक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब चाहिए जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में उसके पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है उसके कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाना घटाना। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा सेकंड। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड सही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, देखो क्वेश्चन थर्ड कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी 1979। देखो इजिप्ट और इजराइल में जो पीस ट्रीटी हुई थी, शांति वार्ता हुई थी 1979 में, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट वाज द फर्स्ट पीस ट्रीटी साइन बिटवीन द इजराइल एंड अरब कंट्री। ये पहली बार कोई ऐसी वार्ता, शांति वार्ता या ऐसा समझौता था जो इजराइल और किसी अरब देश के बीच हो रहा था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है इजिप्ट रिगेन कंट्रोल ऑफ सिनाई पेनिनसुला एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी। ठीक है, इसका ये संधि का बेसिकली ये रिजल्ट परिणाम क्या देखने को मिला कि इजिप्ट जो है वो वापस कंट्रोल रिगेन कर लेता है, कंट्रोल किस पे, सिनाई पेनिनसुला पर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है द ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, और कहता है ये जो ट्रीटी था ये किसके द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। इजराइल पीस ट्रीटी 1979 में जो हुआ था उसको लेकर के बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 1 2। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आपका सही है, स्टेटमेंट थर्ड आपका गलत है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं हुआ था, ये प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के द्वारा हुआ था। ठीक है, बात करते हैं जिमी कार्टर के द्वारा हुआ था। देखो क्या कहता है ये आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं हुआ था, स्पेसिफिकली अंडर द प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एट द कैंप डेविड समिट। ठीक है, कैंप डेविड समिट के टाइम पर हुआ था और किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो जिमी कार्टर प्रेसिडेंस के अंडर हुआ था। ओके, तो जिसके रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड सही हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।